नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के दुनिया के सबसे बड़ी न्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं और आज आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप को ये जीत कैसे मिल जाती है और कैसे वो चुनाव जीत जाते हैं, कैसे उनका हिंदू कार्ड काम करता है और क्या उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी क्या वो काम आई, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और वो चुनाव इस समय 51% वोटों से चुनाव में आगे चल रहे हैं और जीत चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी परसेंट वोटेज चाहिए वो सारी चीज़ें वो जीत चुके हैं। आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे होंगे कि शाम 7:30 तक का ये अपडेट है, जिसमें चुनाव में 277 जो वोट हैं, यानी कि जीतने के लिए 270 वोट चाहिए था, जिसमें से 277 वोट या कह सकते हैं सीट इनको प्राप्त हो चुका है और 224 वोट जो है कमला हैरिस को मिला हुआ है। और ये सुबह तक का शाम 7:30 तक का आंकड़ा है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। और भी कई लोग हैं, जिल सेटिन हैं, रॉबर्ट कैनेडी हैं और भी सारे लोग हैं। इन सबको 0 अन्य उम्मीदवारों को 0 मिला, यानी कि सिर्फ 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनको ये चीज़ें मिली हैं, जिसे इलेक्टोरल वोट के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ सीट कहते हैं, जैसे लोकसभा सीट होती है या जो भी चीज़ें हैं विधानसभा सीट होती है, उसी तरह वहाँ पे इलेक्टोरल वोट होते हैं। तो ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। वहीं वोट की बात करेंगे तो ये आपका आंकड़ा अगर हम गिनने की कोशिश करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,12,67,659 वोट मिले हैं। वहीं कमला हैरिस की बात करेंगे तो 6,63,37,286 वोट मिले हैं। तो यानी कि कमला हैरिस को 47.5% वोट शाम 7:30 तक और शाम 7:30 तक डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट मिले हैं, यानी कि 50% से आगे निकल चुके हैं। और अब कमला हैरिस 51 से नीचे हैं, तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल के जीत चुके हैं और इनकी दावेदारी मजबूत हो चुकी है। अब आइए डिटेल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। अलास्का, नेवादा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बड़ी बात है। यह अविश्वसनीय है। मैं अमेरिका या अमेरिकी लोगों को या उनके परिवार को, उनके भविष्य के लिए, उनके लिए मैं लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़ी शानदार जीत में से है। और शानदार जीत है ही क्योंकि अमेरिका में पहला ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे चुनाव जीत के आया हो, पहली बार राष्ट्रपति बना हो, फिर चुनाव हार गया हो, अगला फिर से चुनाव जीत के आया हो। तो ये ऐसा सैकड़ों सालों में पहली बार हुआ है। हालांकि 2 बार का टर्म लोगों ने किया है, लेकिन लगातार किया है। और ट्रंप हमेशा कहते भी रहते थे कि अगर कोविड नहीं आया होता तो वो पिछला चुनाव भी जीते होते, क्योंकि कोरोना में दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वालों के अगर हम आंकड़ा माने तो अमेरिका से निकल के आता है, जहां लाखों लाख लोग कोविड की महामारी में मर चुके थे। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप ने अपना पहला भाषण दिया और ये दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मारी। पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। साथ ही वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बढ़त के करीब दिखाई पड़ रही है, जैसा कि हमने सारा डाटा आपको बता दिया। अमेरिका में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह होता है और इसके लिए हर 2 साल में चुनाव होता है और इस सदन में कुल 435 सदस्य होते हैं। सीनेट भारत की राज्यसभा की तरह होता है। इसमें हर अमेरिकी राज्य से 2-2 सीनेट चुनकर आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य शामिल होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि सभी सीटों के लिए यह एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। हर 2 साल में कुछ सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। जैसे भारत में है, राज्यसभा में चीज़ें हैं कि 6 वर्ष का कार्यकाल है और वहाँ पे जिसको कह सकते हैं कि अस्थाई सदन के रूप में हम जानते हैं भारत वाला राज्यसभा। ट्रंप को जीतने के कारण क्या है, उन कारणों को जानने की हम कोशिश करते हैं। जब ये गोली चली थी इनके ऊपर, उस न्यूज़ को हमने कवर किया था, उस दिन भी हमने कह दिया था कि ये चुनाव का एक बेहतरीन
मौका है ट्रंप के लिए इस बात को भुनाने के लिए। और उन्होंने जो तस्वीरें अपनी मुट्ठी को भींच कर हवा में लहराते हुए दिखाया था, फिर उसके बाद एलन मस्क का खुलकर इनके सामने आना और इनका सपोर्ट करना, जो एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है, ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो चुका है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली हुई। ट्रंप स्टेज पर अपना भाषण दे रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज़ आई। यह गोली ट्रंप पर चलाई गई थी। AR स्टाइल या स्टिले जो भी है 556 राइफल से गोली चलाई गई थी। गोली से ट्रंप बच तो गए, लेकिन उनके कान में चोट लग जाती है। ट्रंप ने उस समय खुद भी यह बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिली सेकेंड का अंतर था। अगर वो भाषण देते हुए 0.05 सेकेंड के अंतर से सिर न घुमाते तो गोली सिर में लग जाती। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते हुए ट्रंप की तस्वीरें खूब वायरल हुई और कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंटेज भी इससे बढ़ा। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने चुनावी रैलियां लगातार की और जनता को यह विश्वास हो गया कि भैया ट्रंप में दम तो है। अमेरिकी जनता को ट्रंप का यह अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो वोट में आपको दिख रहा है। राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्व का समर्थन खुलेआम करते रहे हैं। हिंदुओं के बारे में, बांग्लादेश के बारे में भी वो बातें करते रहे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी खुलकर बातें रखी और इसका एक नतीजा ये निकला कि भारत के लोगों ने जहाँ जहाँ पिछले बार ये चुनाव जहाँ भारतीय ज़्यादा थे वहाँ पे हारे थे, इस बार वहाँ पे ये चुनाव जीत चुके हैं। चीज़ें आगे स्पष्ट करते चलूँगा मैं। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक जब ट्रंप को गोली लगी तो उसके बाद उनकी विनेबिलिटी में 8% का उछाल आ गया और वो 70% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। यानी कि इनके चुनाव जीतने के परसेंटेज बढ़ते चले गए। अमेरिका में ऐसे हादसों से इमोशनल बेनिफिट्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 43 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली थी। हमले में रीगन बुरी तरह घायल हो गए थे, हालांकि उनकी जान बच गई थी। घटना के 3 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और जिसमें रीगन की रिपब्लिकन पार्टी ने दोबारा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत लिया था। अब कुछ और फैक्टर पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है। अमेरिका की 7 स्विंग्स स्टेट का रुख जिधर होता है वही राष्ट्रपति बन जाता है। 2024 के चुनाव में स्विंग्स स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। 7 स्विंग स्टेट वो हैं जो आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। पहला है पेंसिल्वेनिया, जिसमें 19 सीटें हैं। ट्रंप इसमें 91% सीट पाए हैं और हैरिस 48% सीटें पाए हैं या 48% वोट पाए हैं। अमेरिका का एक बड़ा मज़ेदार मामला है, जो ज़्यादा पाता है जो कम पाता है, कम वाले का भी ज़्यादा वाले के साथ उसकी परसेंटेज जुड़ जाते हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा वोट पाने वालों को कभी कभी नुकसान हो जाता है और कम वोट पाने वाला भी चुनाव या राष्ट्रपति बन जाता है अगर उसको इस प्रकार के परसेंटेज वोट मिल जाते हैं, अगर वो स्टेट्स में हार जाता है तो। नॉर्थ कैरोलिना में 16 सीटें, जिसमें से ट्रंप को 51% और हैरिस को 47.7%। जॉर्जिया में 16 सीटें हैं और ट्रंप ने 50.8%, हैरिस को 48.5%। मिशिगन में 15 सीटें हैं और ट्रंप को 50.1% और हैरिस को 48.1%। एरिजोना में 11 सीटें हैं, ट्रंप को 51%, हैरिस को 47.2%। वहीं विस्कॉन्सिन में 10 सीटें हैं, ट्रंप को 49.8% और कमला हैरिस को 48.8%। और नेवाडा 6 सीटें हैं और ट्रंप को 51.5%, कमला हैरिस को 46.8% है। ये आंकड़े भारतीय समय के अनुसार आज शाम तक के आंकड़े थे जो आपको हमने बताए। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीटें हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीट है। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% वोटों से मात दी। ट्रंप को 51% वोट और कमला को 48% वोट मिले। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट भी माना जाता है। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस का सफ़र तय नहीं किया जा सकता। पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली थी। 2016 में ट्रंप ने 0.7% वोट से हिलेरी क्लिंटन को मात दी थी। 2020 के चुनाव में यहाँ बाइडेन ने ट्रंप को महज 1.2% के अंतर से हराया था। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। खुलकर मतलब बिल्कुल खुलकर, यहाँ तक कि पैसे लुटा दिए एकदम। जो ये थी आपका ट्विटर था, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया था, उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया था।
फिर उसके बाद 2017 की बात है, शायद मुझे क्लियर नहीं याद है, उस समय एलन मस्क ने किसी मैटर में बोला था कि बताओ ट्विटर कितने में बिकेगा, और उसी के कुछ सालों कुछ महीनों बाद ट्विटर को खरीद लिया जाता है एलन मस्क के द्वारा, और उस ट्विटर की चिड़िया को उड़ा करके वहाँ पे एक्स लिख दिया जाता है, यानी कि ट्विटर खत्म हो गया। तो एक्स प्लेटफॉर्म जो है अब एलन मस्क का है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के लोग अपना चुनाव प्रचार करते हैं, वही पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो गया। आप सोचिए कि दुनिया में आज डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच, उनकी तस्वीरें, उनको एक विश्व विजेता की तरह पूरी दुनिया में ट्रेंड कराया जा रहा है, वो भी ट्विटर के जरिए। यानी कि अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया गया, किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। मस्क ने ट्रंप का समर्थन करते हुए वोटर्स को $1 मिलियन यानी लगभग 8.40 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया था। वे चुनाव की तारीख यानी 6 नवंबर तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन बांटते रहे। ये स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट के लिए शुरू की गई थी। वोटर्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाली ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत करवाए गए और समर्थन करवाया गया। पेंसिल्वेनिया में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $100 यानी कि लगभग 8,400 रुपये का मुआवजा दिया गया। बाकी 6 स्विंग्स स्टेट में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $47 यानी कि 3,951 रुपये दिए गए। यानी कि बस फॉर्म भरिए और पैसा लीजिए। एक तरह से चुनावी कह सकते हैं कि टिप कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप। भारत में ऐसा हो जाए तब तो पूरा बवाल मच जाएगा। यानी कि वहाँ पे खुलेआम जो व्यवसायी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, खुलेआम खुलकर अपने अपना पाला बना लिए थे। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादों से बड़ा असर डाला। ट्रंप ने कई मौक़ों पर कई वादे किए, जैसे अपने शपथ ग्रहण से पहले वे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करवाने की बात कर रहे थे, और वहीं यूक्रेन को जो पैसे दिए जा रहे हैं उनमें कटौती करने की बात करते हैं। भैया यूक्रेन को जो पैसे दिया जा रहे हैं या दुनिया में और लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिका की इकॉनमी को ख़राब कर रही है। मैं उन सारे पैसों को रोकूंगा और उनको अपने अमेरिका में अपने लोगों में खर्च करूँगा, अपने लोगों की सैलरी बढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रंप को चुनाव जिताने में मददगार हुई। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके युद्ध जल्दी खत्म करने का भी वादा या दावा किया था कि भाई हम ये सब युद्ध खत्म करवाएंगे। यानी कि ट्रंप इस बार थोड़े से बदले लग रहे हैं और उनका रुख शांति की तरफ जा रहा है। उनको पता चल चुका है कि भैया दुनिया में शांति नहीं रहेगी तो सत्ता भी नहीं रहेगा। ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों को देश से निकालने का भी वादा किया। यानी कि जो घुसपैठिया, हमने आपको एक डंकी रूट के बारे में भी बताया था और भारत में एक फिल्म भी आई थी डंकी रूट का। तो वो जो डंकी रूट के तरीके से लोग आते हैं उनको ये निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे भारत देश में बांग्लादेशी आ चुके हैं, ये सब जो आ चुके हैं ना खरखदूर, इन सबको भारत सरकार भगाने की कोशिश कर रही है। तो उसी तरह से अमेरिका में भी भारत के भी लोग कनाडा से होते हुए ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ट्रंप के जीतने से बड़ा मज़ेदार फैक्ट हुआ, जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना भी कहीं ना कहीं अब ढीला पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए कनाडा में, जैसे कनाडा भारत का विरोध कर रहा था तो जो बाइडन जो थे उनके कंधे पर अपना सर रख के भैया भारत के ऊपर गोलियां चला रहा था। और जिस प्रकार से भारत विरोधी खालिस्तानियों का मन बढ़ चुका था और अमेरिका में बैठकर वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे, अब उन सब चीज़ों पे कंट्रोल लगेगा, क्योंकि भैया ट्रंप हिंदूवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में जो गैरकानूनी तरीके से लोग आए हैं उनको निकालने का पूरा एकदम खुलेआम बोल दिया कि भैया निकालेंगे, और इसके लिए ज़रूरी शक्ति का प्रयोग करने की बात भी कही थी। ट्रंप ने टिप्स पर लगने वाले टैक्स को भी हटाने की बात कही थी, और इसके लिए कांग्रेस को एक लेजिस्लेशन पास करना होगा, और ये चीज़ें करने की बात की है। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स को भी रोकने का वादा किया था। वहीं रेसिज्म से संबंधित क्रिटिकल रेस थ्योरी और ट्रांसजेंडर जैसे मुद्दों पर शिक्षा देने वाले स्कूलों की फेडरल फंडिंग भी बंद करने का वादा भी किया था। और गोरे काले का जो भेदभाव है भैया, भारत में सिर्फ यही नहीं चलता, भारत में हिंदू मुस्लिम जो चलता है वहाँ पे गोरा काला भी चलता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, जैसे गोरे काले का भेदभाव क्या क्या है उसको आपको बताने की कोशिश करें। जैसे अमेरिका में अश्वेत आबादी ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि भी अश्वेतों के खिलाफ रही है, और 2018 में राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट यानी कि नस्ल भेदी के रूप में बताया था कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं, ऐसी बात कही थी, और ये बातें उन्होंने खुलकर कह दी थी। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट्स ज़्यादा मिले हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें अश्वेतों के 8% वोट ही मिले थे। इस बार के एग्जिट पोल्स में
ट्रंप को 12% ब्लैक वोट मिले हैं। दावा किया गया है कि इनको 12%, 4% एक्स्ट्रा वोट मिले हैं। दरअसल इस चुनाव में ट्रंप की ब्लैक विरोधी छवि बदल चुकी थी, उन्होंने अपने माहौल को बदला था। इस बार ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों के वोट अपनी तरफ करने की भी खूब कोशिश की। खैर मिला होगा या नहीं मिला होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुस्लिम या वो इस्लाम जो कट्टर इस्लाम है या इस्लाम के नाम पर जो मारकाट मचाए रहते हैं, उन सब के विरोधी हैं, आतंकवाद के खुलेआम विरोधी हैं। यानी कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ रहता है और पाकिस्तान की फंडिंग भी कम कर दी थी इसी के चलते कि तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पनप रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भारत के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनके जीतने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और कनाडा जैसे जितने भी भारत विरोधी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इस समय हालत पंचर हुआ है, क्योंकि ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी के पक्के वाले दोस्त हैं और उन्होंने तो मोदी के नाम पर अमेरिका में चुनाव प्रचार कर दिया और मोदी के नाम पर वहाँ पे वोट मांगा। और ट्रंप ही नहीं, जो बाइडन भी मोदी के नाम का सहारा लेने की कोशिश की है। खैर ट्रंप पहले से ही मोदी के साथ थे तो कहीं ना कहीं उनको लाभ ज़्यादा मिला। और 2020 और 2016 के चुनाव में मुसलमानों का पूरा सहयोग डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, लेकिन जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल का सहयोग करने से मुस्लिम आबादी में नाराजगी भी हुई थी। उन्हें इन चुनावों में ट्रंप ज़्यादा बेहतर विकल्प दिखाई दिए, जो युद्ध का समाधान निकालने की बात करते नजर आए थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट इनको मिला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कुछ बातें कहीं जो इंपॉर्टेंस है आपको बताते चलते। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, यानी कि मैं किसी से युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं युद्ध जो चल रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो युद्ध चल रहे हैं उनको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों के युद्धों में अमेरिका की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्च से अमेरिका की जनता है उनमें नाराजगी देखने को मिले। यानी कि आने वाले समय में जो यूक्रेन हुआ या जो भी देश हैं जिन देशों को अमेरिका फंडिंग करता था, युद्ध में उनकी मदद करता था, पैसे देता था, उनको हथियार देता था, वो सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बंद करने की बात कर रहे हैं। खैर होगा कि नहीं ये तो भविष्य बताएगा। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध को रोकने का वादा किया। ट्रंप ने वादा किया था कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जल्द से जल्द गाजा से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देता आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका इजराइल का सहयोग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की वजह अमेरिका का शामिल होना भी है और अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसी रही है युद्ध करवाओ हथियार बेचो। अमेरिका की आम जनता इस तरह से दूसरे देशों के मामले में अमेरिका की भागीदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। ऐसे में ट्रंप के युद्ध रुकवाने के वादे इस चुनाव में उनकी जीत की वजह बने हैं और ट्रंप की जीत की एक वजह बाइडेन की गलत नीतियां भी हैं। जैसे प्री पोल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि देश जिस दिशा में जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, तो इस पर 74% लोगों को कहना था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। लोगों को लग रहा है कि देश गलत दिशा में जा रहा है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रंप के फेवर में आ रही थी। इसका नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को उठाना पड़ा, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो उम्मीदवार था वो कौन थे, जो बाइडेन थे, लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। चीज़ों को भूल जाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ ऊटपटांग हरकतें कर देना, मोदी को किसी और नाम से बुलाया, किसी को किसी और के नाम से बुला देना, ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हुई थी। कमला के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स चुनौती बन गए थे। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, ऐसे में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें मिडिल ईस्ट युद्ध में इजराइल का साथ देना भी शामिल हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि काउंटिंग से शपथ तक क्यों इतना लंबा समय लग जाता है। जैसे भारत में काउंटिंग होती है, रिजल्ट आता है और कुछ ही दिनों में अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग तय करके राज्यपाल से अनुमति लेकर एक अपने हिसाब से मन मुताबिक टाइम और दिन तय करके शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। वहाँ चुनाव का डेट भी फिक्स है, जैसे नवंबर के पहले मंगलवार को। और फिर उसके बाद काउंटिंग की बात करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स हैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करें हम। जैसे सभी राज्यों में वोटों की गिनती होने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल नतीजों की घोषणा करेंगे और सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। राज्यों के गवर्नर अपने यहाँ चुने गए इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट ऑफ असर्टेनमेंट पर साइन करते हैं और इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर तक होती है और इसकी कॉपी अमेरिकी कांग्रेस में भेजी जाती है। फिर दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार के बाद वाले मंगलवार को सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। इस बार
ये तारीख 17 दिसंबर को आ चुकी है। दिसंबर महीने के चौथे बुधवार तक सभी वोट अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच जाने चाहिए। इस बार ये तारीख 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को पड़ रही है। 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस में भी सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान किया जाएगा। 20 जनवरी 2025 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और बोलेंगे, मैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की संविधान की शपथ खाते हुए नए राष्ट्रपति के तौर पर बना हुआ। ऐसा तो मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ। खैर वहाँ पे इंग्लिश में उनका अपना स्पीच होगा, इंग्लिश में उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए थोड़ा सा इनके इतिहास में ले चल के आपको बातें बता दें। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी और दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ था और फिर यही प्रथा बन गई थी। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफ़ी समय बर्बाद होता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं थी। 1993 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल के शुरुआत की तारीख तय की गई। 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी सोमवार से की थी। उनसे पहले राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर और डोनाल्ड रीगन ने भी 21 जनवरी से कार्यभार संभाल लिया था। फिर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में होता है और इस दिन की पूरी प्रक्रिया क्या है आपको थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले नए राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाएंगे। यह परंपरा जो है 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की थी। चर्च में जाना एक तरह से कहा जाए तो जैसे धार्मिक परंपरा है, उन सारी चीज़ों को मान्यता होती है। जैसे आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद देश के बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे काशी हुआ, अयोध्या हुआ, इन सब मंदिरों में जाकर, केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, जाके दर्शन पूजन करते हैं और एक तरह से थैंकफुल बातें करते हैं या जो भी जिसकी जैसी परंपरा हो। तो कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूदा राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से मिलेंगे और जहां दोनों के बीच में औपचारिक संवाद होगा, बातें होंगी। हालांकि जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैकेशन पर चले गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब रिजल्ट आया था तो किस प्रकार से व्हाइट हाउस में पूरा बवाल मचा था, जाके उनके समर्थक व्हाइट हाउस के अंदर घुसने लगे थे। ये सारी चीज़ें, या सीनेट हॉल जो था वो सब कहीं ना कहीं बड़ा बवाल मचा था, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार कैसे गए। व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। यहां कांग्रेस सदस्यों सहित कई गेस्ट राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करेंगे। कैपिटल बिल्डिंग में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति शपथ लेंगे, यानी कि सबसे पहले शपथ उपराष्ट्रपति लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, यानी कि CJI, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, राष्ट्रपति वहीं एक लाइन की शपथ लेते हैं जो पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने ली थी। इसमें कहा जाता है, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान का संरक्षण करूंगा, सुरक्षा और बचाव करूंगा। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करते हैं, यानी कि देश की जनता को संबोधन होता है। देश को संबोधन के बाद नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूम में साइनिंग सेरेमनी होती है और इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं। यह परंपरा 1981 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन ने शुरू की थी। इसके बाद राष्ट्रपति इनॉग्रल डे परेड में शामिल होते हैं। फिर कार्यक्रम के समापन के बाद नए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफ केस देते हैं। इसमें क्या होता है, यही तो मेन शक्ति है, पावर है अमेरिका की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को जब ये ब्रीफ केस सौंपा जाता है तो इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। जो ये बैग होता है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फुटबॉल। ये काले रंग का ब्रीफ केस अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इसमें उनका रेटिना होता है या हाथ की स्कैनिंग होती है और भी चीज़ें जो भी उस वहाँ की सिक्योरिटी हो, तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, ना ही बताया जाता है। इस ब्रीफ केस में न्यूक्लियर वार का प्लान होता है। साथ में ही यह ब्रीफ केस अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी परिस्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार देता है, यानी कि किसी से पूछना नहीं, भैया देना, न्यूक्लियर लगाना है तो करो, धाएं धाएं उड़ा दो। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफ केस को साथ लेकर चलता है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। इस ब्रीफ केस के पूरे सिस्टम के बारे में अन्य जानकारियाँ गोपनीय रखी गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर
बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार की 19वीं सदी की बाइबिल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे। इस दौरान उनकी पत्नी जिन बाइडेन ने बाइबिल अपने हाथ में पकड़ी थी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी 2 बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ ली थी, जिसे उनके पति ने हाथ में पकड़ा था। इसमें से एक बाइबिल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थरगुड मार्शल की थी और दूसरी कैलिफोर्निया में उनकी पड़ोसी की, जिन्हें वे अपनी दूसरी मां मानते थे। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी 1789 में बाइबिल पर हाथ रखकर ही शपथ ली थी। हालांकि नियमों के अनुसार नए राष्ट्रपति को सिर्फ शपथ लेनी होती है, यानी कि नए राष्ट्रपति को सिर्फ शपथ लेनी होती है। इसमें किसी बाइबिल या कोई और धार्मिक पुस्तक से शपथ लेने का कोई जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी ने कानून की किताब की शपथ ली थी, जबकि थियोडोर रूजवेल्ट ने बिना किसी किताब पर हाथ रखे राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली थी। अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आपस में अपनी कुर्सियां बदलते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह शांति से सत्ता हस्तांतरण का संकेत देता है, यानी कि लोकतंत्र में एक तरह से ये प्रक्रिया पालन किया जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वैकेशन पे चले गए थे जो बाइडेन के सामने, यानी कि जब जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सत्ता हस्तांतरण की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप शामिल ही नहीं हुए। इसके चलते इस प्रकार कुर्सियां नहीं बदली गई थी। अब ये देखने वाली बात मज़ेदार होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या जो बाइडेन सत्ता हस्तांतरण करते समय क्या होंगे। मुझे लगता है होना चाहिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा अजीब टाइप के हैं जो उनको कोई समझ नहीं पाता और अमेरिका वालों ने समझा होगा और इसीलिए शायद उनको ये गद्दी दे दी होगी।